हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। हम लोग पहले फर्स्ट पार्ट इसका कर लिए हैं, सेकंड यूनिट क्लास 10th साइंस का। और आज इसका जो है सेकंड पार्ट कर रहे हैं, अम्ल क्षारक एवं लवण का। और हम लोग पेज नंबर 6 तक पढ़ लिए थे और उसके आगे कब अपन पढ़ेंगे। यहाँ से अपने को पढ़ना था। जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है। क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं? आइए इसकी जांच करें। तो इसमें देखिए, एक स्वच्छ एवं शुष्क परख नली में लगभग 1 ग्राम ठोस NaCl लीजिए तथा चित्र 2.4 के अनुसार उपकरण व्यवस्थित कीजिए। परख नली में कुछ मात्रा में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल डालिए। आपने क्या परीक्षण किया? क्या निकास नली से कोई गैस बाहर आ रही है? इस प्रकार उत्सर्जित गैस की सूखे तथा नम नीले लिटमस पत्र द्वारा जांच कीजिए। किस स्थिति में लिटमस पत्र का रंग परिवर्तन होता है? उपरोक्त क्रियाकलाप के आधार पर आप निम्न के अम्लीय गुण के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। शुष्क HCl गैस HCl विलयन। अध्यापकों के लिए निर्देश। यदि जलवायु अत्यधिक आर्द्र हो तो गैस को शुष्क करने के लिए आपको कैल्शियम क्लोराइड वाली शुष्क नली से गैस प्रवाहित करना होगा। ये कैल्शियम क्लोराइड वाली क्षारक नली है। ये देखिए, जो 2 ट्यूब है और इसमें जो है तो एक में क्या है, सोडियम क्लोराइड है NaCl है और एक में कैल्शियम क्लोराइड है, यानी कि एक में कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 है। और इसमें क्या है, परख नली पकड़ने के लिए चिमटा है, आर्द्र लिटमस पत्र है, जिसे जो है तो इसमें से जो गैस निकलती है उसे जो है लिटमस पत्र ले जाएंगे तो देखेंगे कि इसमें से कौन सी गैस निकलती है। यानी कि इसमें ब्लू कलर आया, जैसे अनिल मतलब अम्लीय है अगर, तो इसमें जो है तो नीला से लाल हो जाएगा, और अगर क्षारीय है तो लाल से नीला हो जाएगा। इस प्रकार से पता चलेगा कि इसमें से जो गैस निकल रही है तो अम्लीय है या क्षारीय है। फिर इसके बाद HCl गैस का निर्माण। फिर देखिए आगे क्या है। इस प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं से H+ आयन पृथक नहीं हो सकते हैं। यानी कि HCl जो है तो इसमें क्या है, जल की जब उपस्थित होगी तभी H+ आयन पृथक होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। HCl प्लस H2O के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है H3O प्लस तथा Cl- यानी कि क्लोरीन। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। इसीलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H+ एक्वा या हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस से दर्शाना चाहिए। H+ H2O जल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है H3O प्लस। हमने देखा कि अम्ल जल में हाइड्रोनियम आयन अथवा H+ आयन एक्वा आयन प्रदान करता है। आइए देखें कि किसी क्षारक को जल में घोलने पर क्या होता है। यानी कि क्षारक यानी कि क्षार, जो क्षार होते हैं NaOH है, KOH है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, MgOH का होल ट्वाइस है। ये NaOH जो है जल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम एक्वा बनाता है, OH- एक्वा बनाता है, OH- आयन एक्वा। फिर KOH जो है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है तो किसमें, पोटेशियम प्लस OH- आयन बनाता है। मैग्नीशियम OH का होल ट्वाइस क्या बनाता है, मैग्नीशियम 2+ और OH- आयन बनाता है। क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड OH- आयन उत्पन्न करते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। यानी कि जो जल में घुलनशील क्षारक होंगे तो क्या कहलाएंगे, क्षार कहेंगे उनको। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। इनका स्पर्श साबुन की तरह स्वाद कड़वा होता है तथा प्रकृति संक्षारक होती हैं, और इन्हें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। सारणी 2.1 में कौन से क्षारक क्षार हैं? अब तक हम जान चुके हैं कि अम्ल H+ एक्वा तथा सभी क्षारक OH- आयन उत्पन्न करते हैं। यानी कि जो अम्ल है क्या देंगे, H+ आयन देंगे, और जो क्षार है आपका वो क्या देंगे, OH- आयन देंगे। अतः अब हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को निम्नलिखित रूप में व्यक्त करते हैं। अम्ल प्लस क्षार जो है तो दोनों के अगर बराबर मात्रा में रहेंगे तो क्या होगा, लवण बनेगा प्लस क्या बनेगा, जल बनेगा।
जैसे इधर क्या है HX+M, यानी कि इसके जगह हम जैसे कोई भी आप ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर KOH ले सकते हैं, यानी Cl ले सकते हैं। इसलिए जो है तो यहाँ पर X की जगह में, और इसमें जो है तो OH के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, MX बनाएगा प्लस HOH बनाएगा। फिर इसके बाद H+ एक्वा OH माइनस के साथ क्रिया करके H2O क्या बनाया, लिक्विड बनाया, यानी कि जल बनाया। आइए देखें कि अम्ल या क्षारक में जल मिलाने पर क्या होता है। सांद्र अम्ल तथा क्षारक वाले बर्तनों में लगे चेतावनी के चिन्ह देखिए किस प्रकार से, कि मतलब हाथ में नहीं गिरना चाहिए जो आपका एसिड है, नहीं तो बहुत मतलब हाथ जल जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे आपके हैंड। इसलिए इसमें जो है तो आपको बताया गया है। एक बीकर में 10 ml जल लीजिए और इसमें कुछ बूंदे शांत सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 के डाल करके बीकर धीरे धीरे घुमाइए। बीकर के आधार को स्पर्श कीजिए, मतलब उसमें कोई परिवर्तन उसके टेम्परेचर में आया है कि नहीं आया, क्या तापमान में कोई परिवर्तन आया है, उसे जब आप टच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ आया। यह प्रक्रिया क्या ऊष्माक्षेपी अथवा ऊष्माशोषी है, यानी कि ऊष्मा जब परिवर्तन जब उसमें क्रिया होगी, ऊष्मा का उत्सर्जन होगा तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा का अवशोषण होगा तो ऊष्माशोषी होगा। उपर्युक्त क्रियाकलाप को सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ दोहराइए एवं अपने प्रेक्षण को लिखिए। जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर के बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के कैन, डिब्बा तथा सोडियम हाइड्रॉक्साइड की बोतल पर चेतावनी चिन्ह 2.5 में प्रदर्शित पर ध्यान दीजिए। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ यानी कि हाइड्रोनियम आयन अथवा OH- में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं एवं अम्ल या क्षारक तनुकृत होते हैं। अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं। हम जानते हैं कि अम्ल क्षारक के सूचकों का उपयोग करके अम्ल एवं क्षारक में अंतर प्रदर्शित किया जा सकता है। पिछले अध्याय में हमने H+ अथवा OH- आयनों के विलयनों की सांद्रता का कम होना तथा तनुकरण के बारे में पढ़ा था। क्या हम किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं? क्या हम ज्ञात कर सकते हैं कि विलयन में अम्ल अथवा क्षारक कितना प्रबल है? इसको जानने के लिए हम सार्वत्रिक सूचक, जो कि अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। सार्वत्रिक सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्नता सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक pH विकसित किया गया है, जिसे pH स्केल कहते हैं। इस pH में P सूचक है या पुषांश, जो कि एक जर्मन शब्द है, का अर्थ होता है शक्ति। इस pH स्केल में सामान्यतः 0 अधिक अम्लता से 14 अधिक क्षारीय तक pH को ज्ञात कर सकते हैं। साधारण भाषा में pH को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन की अम्लीयता अथवा क्षारकता को बताती है। यानी कि 0 से लेकर 7 के 6 तक है तो क्या है, अम्लीय है। फिर 7 क्या है, उदासीन है। 7 के बाद जो जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे 14 तक तो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। क्षारकीयता को दर्शाते हैं। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका pH उतना ही कम होगा। किसी भी उदासीन विलयन के pH का मान 7 होगा। यदि pH स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो यह अम्लीय विलयन होगा। यदि pH का मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो वह विलयन में OH- आयन की सांद्रता में वृद्धि दर्शाता है। यानी कि वे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी क्या होगी, क्षारीयता भी बढ़ती जाएगी, अर्थात यहाँ क्षार की शक्ति बढ़ रही है। सामान्यतः pH सार्वत्रिक सूचक या अंतर्भरित पेपर द्वारा ज्ञात किया जाता है।
ये देखिए यहाँ ब्लू कलर जो है आपका तो क्या दिखा रहा है, एसिड के बारे में दिखा रहा है। जो वाइट वाइट है यहाँ से यहाँ तक क्या दिखा रहा है, बेस के बारे में, यानी कि इसके अम्लीयता की प्रकृति दिखा रहा है कि यहाँ जो 0 है तो सबसे ज़्यादा है, और जैसे जैसे इधर बढ़ता जाएगी उसकी अम्लीयता कम होती जाएगी। और जो 14 है ये क्षारकीय प्रकृति को दर्शा रहा है कि क्षारक की प्रकृति कितनी क्षारकीय है और कितना कम है। जैसे जैसे इधर को आता जाएगा एसिड साइड को, वैसे 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 इसके क्या हो जाएगी, मतलब कि 14 सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा, 14 से कम होता जाएगा तो जैसे 7 में आएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, और 7 के बाद जो है इधर अम्लीय हो जाएगा तो उसकी क्षारीयता कम होती जाएगी। H+ एक्वा एवं OH- एक्वा की सांद्रता परिवर्तन के साथ pH की विभिन्नता। दी गई सारणी 2.2 में बिलियन के pH मानों की जांच कीजिए और अपने प्रेक्षणों को लिखिए। आपके प्रेक्षणों के आधार पर प्रत्येक पदार्थ की प्रकृति क्या है। इसमें से ये पूछा कि कौन सा अम्लीय है, कौन सा क्षारीय प्रकृति का है, और इसमें से जो है तो इनका pH मान क्या है। जैसे आपके लार का pH क्या होता है, 6.5 से 7.5 होता है खाना खाने के पहले का। फिर आपके लार जब खाना खाने के बाद क्या होता है, उसकी अम्लीयता और बढ़ जाती है, 5.5 से 6.5 हो जाता है। फिर नींबू के रस का pH मान क्या होता है, 2.2 होता है या और अधिक अम्लीय होता है। फिर रंग रहित जो आपका वातीय पेय है ये क्या है, 3.4 होता है इसका pH मान। गाजर के रस का pH मान 6.17 से 7.02 होता है। कॉफ़ी का जो है pH 4.85 से 5.10 के बीच होता है। टमाटर का रस जो है, टमाटर के रस का pH कितना होता है, 4.5 होता है। नल का जो जल है आपका कितना होगा, 7, उदासीन होगा। फिर आपका NaOH का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि ये क्षारीय है। और HCl का क्या होगा, 7 से कम होगा, क्योंकि 7 क्या है, उदासीन है, और 7 से जितना कम होता जाएगा उतने जो है तो उसका क्या होता जाए, अम्लीयता बढ़ती जाएगी। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर जठर रस का कितना होता है, 1.2 होता है। नींबू का रस का 2.2 है। शुद्ध जल का 7 है, और रक्त का कितना होता है, 7.4, यानी कि हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कितना होता है, 10 होता है, और ये क्षारीय प्रकृति का होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का लगभग कितना होता है, 14 होता है। कुछ सामान्य पदार्थों के pH को pH पत्र में दिखाया गया है। रंग केवल रफ मार्गदर्शन, मतलब रंग से कोई मतलब नहीं है कि इधर ब्लू है और इधर रेड है, तो इससे कुछ है। अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलयन जल में क्रमशः H+ आयन तथा OH- आयन की संख्या पर निर्भर करती है। यदि हम समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल जैसे 1 मोलर विलयन लेते हैं तो वह विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जबकि कम H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल क्या कहलाएंगे, दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। क्या आप अब यह बता सकते हैं कि दुर्बल एवं प्रबल क्षारक क्या होंगे। तो OH- आयन ज़्यादा मात्रा में जो देंगे वो क्या हो जाएंगे, प्रबल क्षारक हो जाएंगे। जो कम मात्रा में देंगे वो दुर्बल क्षारक हो जाएंगे। दैनिक जीवन में pH का महत्व क्या है। क्या पौधे एवं पशु pH के प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 pH परास के बीच कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण pH परास परिसर में ही जीवित रह सकता है। वर्षा के जल का pH मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के pH का मान कम हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी तो जीवन जो है तो वहाँ पर उनकी जीने की संभावना कम हो जाएगी और वो मरने लगेंगे। क्या आप जानते हैं शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। क्या आपको लगता है कि इस ग्रह पर जीवन संभव है। तो उस ग्रह पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि जीवन संभव होने के लिए वहाँ पर ऑक्सीजन और जल दोनों चीज़ जरूरी है। पृथ्वी के जैसे कोई ग्रह नहीं। आपके बगीचे की मिट्टी का pH क्या है। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट pH परास की आवश्यकता होती है। किसी पौधे के
स्वास्थ्य विकास के लिए आवश्यक पीएच को ज्ञात करने के लिए विभिन्न स्थानों से मिट्टी एकत्र कीजिए एवं क्रियाकलाप 2.12 के अनुसार उनके पीएच की जांच कीजिए। इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि जहाँ से मिट्टी ले रहे हैं वहाँ कौन से पौधे उपज रहे हैं, यानी कि जो अपन खेती करते हैं तो उसमें कौन सी मिट्टी कहाँ, उनको किस तरह की मिट्टी की आवश्यकता है, क्षारीय मिट्टी के, उदासीन मिट्टी के, कि अम्लीय मिट्टी की, किस तरह की ज़रूरत है, वो कैसे पता चलेगा। तो उस मिट्टी की जांच होने के बाद उसका जो पीएच वैल्यू आएगा उससे पता चलेगा कि अम्लीय है कि क्षारीय मिट्टी है, किस प्रकार की है। क्रियाकलाप 2.12 में एक परख नली में लगभग 2 ग्राम मिट्टी रखिए एवं उसमें 5 ml जल मिलाइए। परख नली की सामग्री को हिलाइए, सामग्रियों को छानिए एवं परख नली में निस्यंदन एकत्र कीजिए। सार्वत्रिक सूचक पत्र की सहायता से इस निस्यंदन के पीएच की जांच कीजिए। अपने क्षेत्र में पौधों से उपयुक्त विकास के लिए आदर्श मिट्टी के पीएच के संबंध में आपने क्या निष्कर्ष निकाला। हमारे पाचन तंत्र का पीएच। यह अत्यंत रोचक है कि हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl उत्पन्न करता है। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। इस अध्याय में आरंभ में ऐसा ही एक उपचार आपने अवश्य सुझाया होगा कि यह एंटासिड अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। जैसे अम्लता बढ़ेगी मुख्य वैसे दंत खराब होने लगते हैं। इसीलिए जो अपना टूथपेस्ट होता है तो कैसे होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेवल या दंत वल्क कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट यानी कि कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टलीय रूप से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित हो जाता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। भोजन के बाद मुंह साफ करने के लिए इससे बचाव किया जा सकता है। मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। क्या कभी आपको मधुमक्खी ने डंक मारा है? मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होगा। डंक मारे गए या अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है। नेटल के डंक वाले बाल में मेथेनोइक अम्ल छोड़ देते हैं। जो नेटल का प्लांट होता है उसमें क्या होता है, मेथेनोइक एसिड होता है जो कि छोड़ देता है, और ह्यूमन के जो चुभ जाने के कारण क्या होता है, दर्द होता है, जलन का अनुभव होता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या करना होगा उसके बारे में देखिए। प्रकृति उदासीनीकरण के विकल्प देते हैं। नेटल एक शाकीय पादप है जो जंगलों में उपजता है। इसके पत्तों में डंक नुमा बाल होते हैं जो अगर गलती से छू जाए तो डंक जैसा दर्द होता है। इन बालों से क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल का स्राव होने के कारण यह दर्द होता है। पारंपरिक तौर पर इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डाक पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। जहाँ पर नेटल का पौधा होता है उसी के आसपास डाक का प्लांट भी होता है, और उसके जो पौधे की पत्ती को रगड़कर लगाने से ये जो मेथेनोइक अम्ल का प्रभाव रहता है, अम्लीय प्रकृति, वो क्या होता है, इससे जो है तो जो दर्द होता है वो कम हो जाता है। डाक पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। ये पौधे अधिकतर नेटल के पास ही पैदा होते हैं। क्या आप डाक पौधे की प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं? आप अब जान गए होंगे कि अगली बार पहाड़ों पर चढ़ते हुए गलती से नेटल पौधे के छू जाने पर आपको क्या करना होगा।
क्या आप ऐसे ही पारंपरिक इलाज जानते हैं जो डंक लगने पर प्रभावी हों? फिर देखिए प्राकृतिक स्रोत और अम्ल कि इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, खट्टा दूध या दही में क्या है? लैक्टिक अम्ल है। नींबू में क्या है? सिट्रिक अम्ल है। चींटी के डंक में क्या है? मेथनोइक अम्ल है। नेटल के डंक में क्या है? मेथनोइक अम्ल है। लवण के संबंध में अधिक जानकारी। पिछले भागों में हमने विभिन्न अभिक्रियाओं के द्वारा लवणों का निर्माण होते देखा। आइए इनके निर्माण, गुणधर्म एवं उपयोग के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। लवण परिवार। नीचे दिए गए लवण के रासायनिक सूत्र लिखिए। पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट और सोडियम कार्बोनेट एवं अमोनियम क्लोराइड। उन अम्ल एवं क्षारक की पहचान कीजिए जिससे उपरोक्त लवण प्राप्त किए जा सकते हैं। समान धन या ऋण मूलक वाले लवणों को एक ही परिवार का कहा जाता है, जैसे NaCl एवं Na2SO4 सोडियम लवण के परिवार का है। इसी प्रकार सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड जो है तो लवण के परिवार के हैं। इस क्रियाकलाप में दिए गए लवणों में आप कितने परिवारों की पहचान कर सकते हैं? लवणों का pH। निम्नलिखित लवणों के नमूने एकत्र कीजिए। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कुछ अन्य लवण हैं जो उपलब्ध होते हैं। जल में इनकी विलेयता की जांच कीजिए। केवल आश्रित जल का उपयोग कीजिए। लिटमस पर इन विलयनों की क्रिया की जांच कीजिए एवं pH पेपर का उपयोग कर इनमें से pH के मान का पता लगाइए। कौन से लवण अम्लीय है और कौन से क्षारकीय या उदासीन है। लवण बनाने के लिए उपयोग होने वाले अम्ल या क्षारक की पहचान कीजिए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 2.4 में लिखिए। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण के pH मान कितना होगा? 7 है तथा ये उदासीन होते हैं, जबकि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक के लवण pH का मान 7 से कम होता है तथा ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक जो है तो इनका pH मान कितना होगा? 7 होगा, जबकि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक जो है तो इसमें से क्या होगा? 7 से कम होगा और इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी? अम्लीय प्रकृति की हो जाएगी। प्रबल क्षारक एवं दुर्बल अम्ल लवण pH का मान 7 से अधिक होगा तथा ये क्षारीय प्रकृति के होंगे। तीनों बातें नोट करने लायक है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक का pH मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, जबकि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक क्या है? जब अम्ल की प्रबल मतलब अम्ल की मात्रा ज़्यादा होगी और क्षार की कम, तब क्या हो जाएगी? pH मान क्या हो जाएगा? 7 से कम हो जाएगा, तब इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी। और जब प्रबल क्षारक होगा दुर्बल अम्ल, कहने का मतलब जब क्षार की मात्रा ज़्यादा होगी और अम्ल की मात्रा कम होगी तब pH का मान क्या होगा? 7 से अधिक हो जाएगा, तब इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? क्षारकीय हो जाएगी। साधारण नमक से रसायन। आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रॉक्साइड के विलयन की अभिक्रियाओं से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसी लवण का हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं। ऊपर के क्रियाकलाप में आपने देखा होगा कि यह एक उदासीन लवण है। समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। इन लवणों में सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है। विश्व के कई भागों में भी ठोस लवण का निक्षेप होता है। बड़े आकार में यह क्रिस्टल प्रायः अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग के होते हैं और इसे खनिज नमक कहते हैं। यह खनिज नमक तब बने जब युगों से व्यतीत होने के साथ समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया। खनिज नमक का खनन भी कोयले की तरह होता है। आपने महात्मा गांधी के दांडी यात्रा के बारे में अवश्य सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नमक एक महत्वपूर्ण प्रतीक था? ये देखिए महात्मा गांधी जी का। साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ है। इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग में कई पदार्थ जैसे सोडियम हाइड्रॉक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। आइए देखते हैं कि कैसे एक पदार्थ का उपयोग विभिन्न पदार्थ बनाने के लिए करते हैं। मतलब कि ये जो आपका सोडियम साधारण नमक है, इसका
किस किस चीज़ में उपयोग कर सकते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के रूप में, बेकिंग सोडा के रूप में, वॉशिंग सोडा के रूप में, विरंजक चूर्ण के रूप में, इनमें सब में कच्चा पदार्थ इसका यूज होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन लवण जल में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोर एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं। सोडियम क्लोराइड H2O मतलब जल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन और प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। क्लोरीन गैस एनोड पर एवं हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न हुए तीनों उत्पाद उपयोगी हैं। चित्र 2.8 इन उत्पादों के विभिन्न उपयोगों को दर्शाते हैं। जल की स्वच्छता, स्विमिंग पूल, पीवीसी और रोगाणुनाशक, CFC कीटनाशक, एनोड और कैथोड, ये ईंधन। ये देखिए इसमें से क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है और इसमें से क्या हो रहा है, क्लोरीन गैस निकल रही है। कैथोड की तरफ हाइड्रोजन, एनोड की तरफ क्लोरीन गैस। नमक का घोल इसमें डाला हुआ, धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए, साबुन तथा अपमार्जक कागज बनाने के लिए, कृत्रिम फाइबर के लिए, सब में क्लोर क्षार की प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। विरंजक चूर्ण, आप जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड लवण जल के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादों के लिए किया जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूर्ण कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण को कैल्शियम CaClO का होल ट्वाइस से दर्शाया जाता है। तब वास्तविक संगठन काफ़ी जटिल होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन के साथ क्रिया करके कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस क्या बनाता है, H2O जल बनाता है, और फिर क्या बनाता है, कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग किसमें होता है, तो देखिए ये वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनन के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी की मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ करने कपड़ों के विरंजक के लिए, यानी कि जो कपड़ा का कलर उड़ाने के काम में भी किसका उपयोग करते हैं, विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में एवं पीने वाले जल को रोगाणुओं से मुक्त करने के लिए। बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता, पकौड़े आदि बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए किया जाता है। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, NaHCO3, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एवं मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। सोडियम क्लोराइड लेंगे, जल लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH3 अमोनिया, ये सब लेके फिर इसके बाद क्रिया होगी। इसके बाद क्या बनाएगा, अमोनियम क्लोराइड बनाएगा और क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। क्रियाकलाप 2.14 में क्या आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के pH के मान की जांच की थी? क्या आप सहसंबंध स्थापित कर सकते हैं? क्यों इसका उपयोग एक अम्ल को उदासीन करने में किया जाता है? क्योंकि यह क्षारीय प्रकृति का होता है। यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारीय लवण है। खाना पकाते समय इसे गर्म करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ऊष्मा देने पर क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा प्लस जल बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग हमारे घरों में अनेक प्रकार से किया जाता है। बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में, जो बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्टरिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में H+ को जो है तो मिलाया जाएगा किसी अम्ल को, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा और अम्ल का क्या बनेगा, लवण बनेगा, सोडियम लवण बनेगा। इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पाव, रोटी या केक में खमीर उठाया जा सकता है तथा इससे यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटासिड का एक घटक है। क्षारीय होने के कारण यह पेंट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। धोने का सोडा का फार्मूला क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3
10H2O धोने का सोडा। धोने का सोडा एक अन्य रसायन जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता है। आप ऊपर देख चुके हैं कि बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट से पुनः क्रिस्टल से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह भी एक क्या है, क्षारकीय लवण है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस 10H2O क्रिया करके क्या बनाएगा, Na2 मतलब सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। ये क्या है, ये आपका धोने के सोडा का फार्मूला है। 10H2O क्या दर्शाता है, क्या यह सोडियम कार्बोनेट को आर्द्र बनाता है? हम इसका उत्तर अगले भाग में पढ़ेंगे। सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कई औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए भी उपयोगी रसायन है। अब देखिए धोने के सोडे का क्या क्या उपयोग होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग होता है सोडियम क्लोराइड का। क्या लवण से क्रिस्टल वास्तव में शुष्क हैं? कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल को शुष्क क्वथन नली में गर्म कीजिए। गर्म करने के बाद कॉपर सल्फेट का रंग क्या है? क्वथन नली में क्या जल की बूंदें नजर आती हैं? ये कहाँ से आई? गर्म करने के बाद प्राप्त कॉपर सल्फेट के नमूने में जल की 2-3 बूंद डालिए। आप क्या प्रेक्षण करते हैं? क्या कॉपर सल्फेट का नीला रंग वापस आता है? ये देखिए कॉपर सल्फेट इसमें लिया और इसे गर्म किया गया है, तो किस तरह से क्रिस्टल, इसमें क्या चेंजेस होता है। शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट क्रिस्टलों में क्रिस्टलन का जल होता है। जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो यह जल हट जाता है एवं लवण का रंग कैसे हो जाता है, श्वेत हो जाता है। नीले से जो है तो किस प्रकार का श्वेत हो जाता है। यदि आप क्रिस्टल को पुनः जल में भिगोते हैं तो क्रिस्टल का रंग कैसे हो जाएगा, नीला रंग वापस आ जाता है। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। कॉपर सल्फेट का एक सूत्र इकाई में जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। क्या आप बता सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O का अणु आर्द्र है या नहीं? जिसमें जल की मात्रा है उसमें आर्द्र होगा। जिप्सम एक अन्य लवण है जिसमें क्रिस्टलन का जल होता है और इसमें क्रिस्टलन के जल के 2 अणु होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O है। अब हम इस लवण के उपयोग पर ध्यान देते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? जिप्सम को 273 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट 1/2H2O बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर करने के लिए करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है जो जल में मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 डॉट 1/2H2O प्लस 1/2H2O यानी कि 1/2 कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O क्या हो गया, जिप्सम हो गया। और एक CaSO4 1/2H2O क्या हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला हो गया। जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O हो गया। ध्यान दीजिए कि जल का केवल आधा अणु क्रिस्टलन के जल के रूप में जुड़ा होता है। जल का आधा अणु कैसे प्राप्त होता है? कैल्शियम सल्फेट का 2 इकाई सूत्र जल के एक अणु के साथ साझेदारी करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने, सजावट का सामान एवं सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। पता करें कि कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है। फिर आपने क्या सीखा, हम लोगों ने जो अभी पढ़ा उसका क्या सारांश है उसे देख लेते हैं। अम्ल, क्षारक, सूचक, रंजक या रंजकों के मिश्रण होते हैं जिनका उपयोग अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करने के लिए किया जाता है। विलयन में H+ एक्वा आयन के निर्माण के कारण ही पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है, जबकि OH- एक्वा आयन के निर्माण से पदार्थ की प्रकृति क्षारकीय होती है।
जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है, साथ ही संगत क्या होता है, लवण का निर्माण होता है। जब क्षारक किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस से उत्सर्जन के साथ एक लवण का निर्माण होता है, जिसका ऋणायन एक धातु एवं ऑक्सीजन परमाणुओं से संयुक्त रूप में निर्मित होता है। जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अपक्रिया करता है तो यह संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं जल उत्पन्न करता है। जल में अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि ये क्रमशः हाइड्रोजन एवं हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करते हैं। अम्ल या क्षारक की प्रबलता की जांच pH 0 से 14 होता है, यानी कि 0 से 6 के बीच में कितना होगा, अम्लीय होगा। 7 क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। 7 से जब 14 में जाएंगे तो क्षारकीय होगा। विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की माप होता है। एक उदासीन विलयन के pH का मान 7 होता है, जबकि अम्लीय विलयन pH का मान 7 से कम, क्षारकीय विलयन pH का मान 7 से अधिक होता है। सभी जीवों में उपापचय की क्रिया pH की एक इष्टतम सीमा में होती है। सांद्र अम्ल या क्षारक जो जल के साथ मिश्रित करना एक अत्यंत ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन एवं उद्योग में लवण के कई उपयोग हैं। अब गाइस ये क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, सभी क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके सब आंसर कराऊंगी आप लोगों को। आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी, आप हमारे क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइज।